नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया अपना संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा, हेमंत सरकार में झारखंड के आदिवासी सुरक्षित नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के दौरे पर। द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में। कई इलाकों में AQI 400 के पार। छठ से पहले यमुना नदी में जहरीली झाग बनी चिंताजनक। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन ही बाकी। और मुंबई टेस्ट में 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के 6 विकेट गिरे। ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाकर जगाई जीत की उम्मीद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने का भी चुनाव है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। संथाल में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। तो आज के संकल्प पत्र में कई बड़ी बातों को भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा है, जिसमें झारखंड से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया गया है, लेकिन साथ ही साथ झारखंड के विकास को लेकर भी क्या रोड मैप है उसे भी आज इसी संकल्प पत्र के माध्यम से साझा किया गया है, जिसमें सभी वर्गों के विकास की बात कही गई है। सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी हैं जो सामने रखी गई हैं। तो साथ ही साथ घुसपैठियों की बात, भूख हड़पने की बात, लोगों की बात, उन माफियाओं की बात भी की गई है। भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड में जो समस्याएं हैं
उनका कहीं ना कहीं समाधान दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी घोषणा जो की गई अमित शाह के द्वारा कि यूसीसी झारखंड में भी लागू होगा, हालांकि वो जनजातीय समुदाय पर लागू नहीं होगा। और झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार में भी अब धीरे धीरे गर्माहट आने लगी है। झारखंड की हॉट सीटों में शुमार जमशेदपुर वेस्ट की सीट पर भी अब सबकी नजर लगी है। यहाँ एक तरफ बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू मैदान में है, तो दूसरी तरफ तेज तर्रार पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार से खास बातचीत की। हमारे साथ पूर्व आईपीएस पटना में भी एसपी रहे, जब झारखंड बना तो झारखंड में जमशेदपुर के एसपी रहे और यहाँ से सांसद भी रहे और अब विधायक के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर राष्ट्रीय राजनीति से प्रादेशिक राजनीति की तरफ दौड़े? सरकार के पास पूरी पावर है कि जो भी लोग बसे हुए उनको पट्टा 150 साल देने के लिए, तो सब लोग अपने जमीन के मालिक हो जाएंगे। जमशेदपुर नहीं, झरिया में, रांची में सब समस्या वही है। जहाँ पर लोग बसे हुए हैं जो गैर खतियानी जमीन है, सरकार 150 साल का पट्टा दे देगा तो फिर म्यूटेशन भी हो जाएगा, मकान भी बेच सकता है, लोन भी मिल जाएगा मकान को ठीक करने के लिए। तो ये हमने वादा किया कि हम इसको पूरा करेंगे। जमशेदपुर ईस्ट की और कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप प्रतिनिधि बनते हैं तो उस समस्या को दूर करेंगे? एक तो महिला सुरक्षा, महिला के लिए हर बस्ती हर गली में सीसीटीवी रखने की जरूरत है। बच्चे की भी सुरक्षा हो जाएगी। तो लगातार पूरा जैसे बिरसा नगर हर जगह में बस्ती में हर जो है अगर सीसीटीवी लगाएंगे, सरकारी प्राइवेट नहीं, तो कंट्रोल रूम बढ़िया से चलेगा, सबका रिकॉर्ड रहेगा हमेशा। झारखंड का क्या समस्या है? नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसा पैसा जाए अकाउंट में ताकि हमारी माता जी जो है वो सुरक्षित रहे, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। ये लोग बस कभी चीन को जो है झारखंड चुनाव में लाल आंख दिखा रहे हैं, कभी श्रीलंका को जो है दबोच रहे हैं। क्या भाई, यह झारखंड है भाई साहब, ये झारखंड का चुनाव है, यहाँ के मुद्दे पर बात करो। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार, जिनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में होगी स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेषकर जो बेरोजगारी यहाँ पर है उस बेरोजगारी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर ईस्ट। तो झारखंड में कह सकते हैं चुनावी सरगर्मियां तो तेज हैं ही, चुनाव प्रचार भी अब रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार सीधे जुड़ गए हैं हमारे साथ। और आज की बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ऐसे में दिवाकर, सबसे पहले जानना चाहते हैं इस बात को, बहुत सारी बड़ी बातें सामने रखी हैं, बहुत सारे सभी वर्गों के विकास को लेकर क्या रोड मैप, क्या सोच है बीजेपी के, उसको भी सामने रखा गया इस संकल्प पत्र में। लेकिन एक बड़ा मुद्दा, बड़ा बिंदु जो सबका ध्यान आकर्षित करता नजर आए वो है यूसीसी। उसकी भी घोषणा की है कि राज्य में लागू किया जाएगा। दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इलेक्शन बोर्ड में है और लगातार जो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से अपना पल्ला भारी रखना भी चाहती है। पहले उन्होंने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की और अभी सबसे पहले उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जो पंचप्रेम की बात थी उसे भी पार्टी ने एक बार फिर से दोहराया है और कहा है कि किस तरीके से गोगो दीदी योजना के जरिए महिलाओं को फायदा पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ युवाओं के लिए जो है वो भर्ती का प्रावधान किया गया है। फिर पर्व त्योहारों के मौके किस तरीके से 500 रुपए में उन्हें गैस सिलेंडर दिए जाएंगे महिलाओं को। तो ये तमाम तरह की चीजों की घोषणाएं की गई है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लगातार ये फोकस है कि रोटी, बेटी और माटी जो अस्मिता है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रयास करेगी, उसका भी उन्होंने एक रोड मैप साथ ही साथ सामने रखा है। इसके अलावा यूसीसी को लेकर जो लगातार भ्रांतियां चल रही थी कि किस तरीके से यूसीसी लागू किया जाएगा, उस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में भी यूसीसी को लागू किया जाएगा, लेकिन आदिवासी समाज जो है वो उससे बाहर रहेगा। तो ये तमाम तरह की चीजें जो चल रही थी मीडिया में और लगातार जो बयानबाजी भी हो रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने साफ तौर पर सारी जो बातें थी उसको भी मीडिया के सामने क्लियर किया और अपने जो पंचप्रण है उसको भी उन्होंने दोहराया है। जी दिवाकर, ये बात बीजेपी कह रही थी कि हमने ये संकल्प पत्र लोगों के साथ बातचीत करके, झारखंड वासियों के साथ बड़े स्तर पर बातचीत करने के बाद उनकी सोच के हिसाब से इसको हम सामने लेकर आए हैं। तो ऐसे में जो तमाम
वो बातें सामने रखी गई हैं जिनके खिलाफ बीजेपी कहती है हम एक्शन लेंगे, चाहे उसमें हम गौ तस्करी की बात करें, चाहे हम घुसपैठ की बात करें। ये तमाम मुद्दे जो ऐसे हैं जिनको बीजेपी इस बार अपना इलेक्शन के एजेंडे में लेकर आगे बढ़ रही है, कहां तक ये मुख्य रूप से जनता के बीच में नजर आते हैं? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर भी जो हेमंत सोरेन की सरकार है उस पर हमलावर है। उन्होंने जो पिछले वादे किए थे 2019 के चुनाव के दौरान जो वादे किए वो एक भी वादे पूरे नहीं हुए। और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने उदाहरण दिया कि कई राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी वादे किए उसको वो एक रोड मैप की तरह लेकर आगे बढ़ती है और उनकी जुबान की जो लकीर है उसको वो पूरा करते हैं। और वही चीज उन्होंने झारखंड में भी दोहराया कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। और उसके जरिए भी उन्होंने जो हेमंत सोरेन की सरकार है उस पर उन्होंने अटैक किया। लगातार उन्होंने जो अपने प्रॉमिसेस किए, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे भी वो आदिवासी अस्मिता की रक्षा की बात हो, या फिर संथाल परगना में जो डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा लगातार पिछले हम कह सकते हैं कि साल भर से छाया हुआ है, किस तरीके से हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हेमंत सोरेन पर लगातार उन्होंने निशाना साधा। और अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने खुलकर कहा कि अगर भाजपा की सरकार झारखंड में बनती है तो निश्चित तौर पर एक भी घुसपैठियों को, जो भी घुसपैठी है, उन्हें चुन चुनकर बाहर किया जाएगा और उनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और उसके लिए पूरा जो सिस्टम है वो काम करेगा। ये सिर्फ जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि सिर्फ केंद्र सरकार के माथे पे जो बात डालने की कोशिश हो रही है, उस पर सिर्फ जनता को कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है कि पटवारी की क्या भूमिका हो सकती है, कलेक्टर की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, कि अगर इतना बड़ा बॉर्डर किसी राज्य से सकता है तो वहां पर कोई लोग अगर आता है तो प्रशासन की भी जो है वो एक तरीके से उनको भी नकेल कसने की आवश्यकता है। और झारखंड में इन तमाम तरह की चीजें नहीं है। हेमंत सोरेन पर लगातार आज जो ये 5 की जो घोषणा हो रही थी, संकल्प पत्र की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही थी, उस दौरान गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो झारखंड में जो आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसे बचाया जाएगा। उसके बाद जो रोजगार की समस्या पैदा हुई है और झारखंड में जो खनिज है, संपदा है, उसके जरिए किस तरीके से झारखंड के लोगों का पलायन रोका जा सकता है, के आधार पर यहाँ रोजगार के आयाम पैदा किए जा सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात रखी। भाजपा का संकल्प पत्र है उसके बारे में उन्होंने सारे जो संकल्प है उसको जाहिर भी किया। जी दिवाकर, एक बात जो दिखती है तमाम बिंदुओं पर, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं इस संकल्प पत्र में, तो हम ये भी पाते हैं कि विकास की बात हुई है, भ्रष्टाचार की बात हुई है, तमाम मुद्दों की बात हुई है जिनसे जनता वहां की त्रस्त है, जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा इत्यादि। लेकिन साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास भी किस मायने में समुदाय का किया जा सकता है, उन बिंदुओं को भी जोड़ा गया है। हम जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस पहले से ही मनाया जा रहा है, तो क्या विकास और विरासत को साथ लेकर चलने की भी एक सोच दिखती है इस संकल्प पत्र में? देखिए, निश्चित तौर पर जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो बहुआयामी संकल्प पत्र है। इस लिहाज से भी कि उन्होंने भाषा पर भी जोर दिया है कि जो लोकल ट्राइब्स इलाके में बोला जाता है, चाहे वो हो भाषा हो, मुंडारी हो, ये तमाम तरह की जो भाषाएं हैं उसको स्कूलों में उस पर जुड़ी हुई शिक्षाएं दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जाएगा कि उसको 8वीं अनुसूची में उसको मान्यता दिलाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो एक संस्कृति हमारी है, जो हमारी सभ्यता है, उसको बचाने के लिए किस तरीके से आगे आना चाहिए, उसमें भाषा का कितना महत्व है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में तवज्जो दिया है। साथ ही साथ जो फ्रीडम फाइटर्स है, जैसा कि आप लगातार बोल रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नया आयाम उनके नाम को दिया है ताकि लोग देश और दुनिया में उनके योगदान को जान सके। उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो 150वीं उनकी जयंती होगी उसको किस तरीके से अद्भुत तरीके से मनाया जाए, उसको लेकर भी एक रोड मैप इन्होंने दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो तमाम इलाके हैं, चाहे वो संथाल के इलाके हों, जहाँ से दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स है वो आते हैं, जैसे पलामू के इलाके से नीलांबर पीतांबर आते हैं, फिर क्या कहते हैं कोल्हार के इलाके से जो आते हैं, इन तमाम लोगों के नाम पर वहां पर बाकायदा एक संग्रहालय बनाया जाएगा उनको लेकर, ताकि लोग उनके बारे में जान सके। तो भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में बासुकीनाथ और देवघर बाबा धाम जैसे जो कह सकते हैं पवित्र स्थान है, जहाँ पर कि देश और दुनिया से लाखों लोग सावन के महीने में जो है वो जलार्पण करने के लिए पहुंचते हैं। तो उन सब जगहों पर भी विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी और उनके एक आदर्श जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उसके रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ प्रकृति की भी खूबसूरती बहुत ही ज्यादा है, तो वैसे में इसे एक पर्यटन का जो है इसे भी हम
बनाया जाएगा और इक्विटी डिवीजन पर भी फोकस किया जाएगा। तो कह सकते हैं दिवाकर की, जैसे आपने कहा, बहुआयामी है ये संकल्प पत्र, पंचप्रण के बाद संकल्प पत्र। अब देखना होगा कि चुनावी माहौल में कितना प्रभावित साबित हो सकता है ये संकल्प पत्र। फिलहाल शुक्रिया दिवाकर हमारे साथ रांची से जुड़ने के लिए। और झारखंड में देखें तो 81 सीटों में हर एक सीट पर सबकी करीबी नजर है। और तोरपा सीट की बात करें तो तोरपा में विधानसभा चुनाव के लिए अब नाम वापसी के बाद कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं। विधायक कोचे मुंडा चौथी बार तोरपा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया को प्रत्याशी बनाया है। यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। आदिवासी समाज की कला और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस विधानसभा चुनाव में भी इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो तोरपा विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच है। भाजपा ने एक बार फिर विधायक कोचे मुंडा को चौथी बार तोरपा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर ही हम जनता से वोट मांग रहे हैं। 10 साल में मैंने जो किया वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्योंकि जनता के मांगों के आधार पर मैंने धरातल में हर चीज़ को उतारने का प्रयास किया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो और अन्य क्षेत्र में हो। बात अगर झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया की करें तो उनके एजेंडे में भी क्षेत्र के लिए विकास ही एक अहम मुद्दा है। जैसे कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भावना को सम्मान करते हुए विभिन्न तरह के कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा तो मेन उद्देश्य है जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए विकास को आगे बढ़ाना है। हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज पुनीत हेमरोम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए भी चुनाव लड़ रहा हूं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उम्मीद किए थे कि मैं टिकट लेके कांग्रेस पार्टी से यहाँ का उम्मीदवार होऊंगा, लेकिन किसी कारणवश टिकट अगर काट दिया गया तो वो तो जनता नहीं समझ पा रही है कि किस कारण से कटा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस कारण से कटा है। तो जनता और यहाँ के जितने सोशल संगठन हैं, बहुत से लोगों के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रत्याशियों के आपसी घमासान के बीच आम जनता भी अपनी आवाज को पूरी ताकत के साथ रख रही है। विधानसभा हम लोग का तोरपा जो हुआ ना, और यहाँ का जो विधायक है हम लोग का कोचे मुंडा, ये हम लोग का एकदम एक नंबर का हम लोग का विधायक है। हम लोग का महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये हम लोग हर सुख दुख में उनका सहयोग लेते हैं और दुख में तो कभी भी बोलते हैं तो हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे पूरे एरिया में छठियारी हुआ, शादी हुआ या फिर कुछ भी मरखी हुआ, कुछ भी हुआ, ये तुरंत पहुंच जाते हैं और जितना हो सके हम लोग पे का सहयोग करते हैं। हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बालू की समस्या। हमारे कोई भी गरीब दुखी कोई भी घर बना रहे हैं, छोटे हो चाहे बड़े हों, बहुत हमें तकलीफ हो रही है बालू को। बालू हम कहीं 600-700 में मिलता था, वो बालू सीधे हमें 1500 ट्रैक्टर मिल रहा है, 1500-1700, कहीं कहीं 2-2 हज़ार रुपया लिया जा रहा है बालू का। भी कहीं आवास ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग कैसे बना पाएंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं हमारे विधायक जी से कि ये जब जीत हासिल करें तो हमारे बालू की समस्या को दूर करें, हमें बालू मतलब सस्ते दामों पर मिले ताकि सभी गरीब व्यक्ति लोग घर अच्छा से बना सके। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, पेयजल संकट और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता इन समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ जनता वर्तमान बीजेपी विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विश्वास तो जता रही है, लेकिन अभी जब सारे प्रत्याशी यहाँ जनता की अदालत में हैं तो जाहिर है जनता ही उनके लिए जनार्दन है। यहाँ की मुख्य समस्याओं में शुद्ध पानी पीने की किल्लत, बेरोजगारी और पलायन है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो इन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तोरपा। और रुख महाराष्ट्र का कर लेते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं।
ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने की कवायद भी जारी है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद अधिक होगी। आज डीडी न्यूज़ का स्थापना दिवस है। 2003 को आज ही के दिन भारत में न्यूज़ प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब देश के एकमात्र स्थलीय सह उपग्रह समाचार चैनल डीडी न्यूज़ ने अपने सफर की शुरुआत की। अपनी स्थापना के बाद से ही समाचार के क्षेत्र में पहले से मौजूद तमाम निजी चैनलों को कड़ी टक्कर देते हुए डीडी न्यूज़ संतुलित, निष्पक्ष और सटीक समाचार देने की अपनी महती जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए समाचार की दुनिया में 21 वर्षों से अपना परचम लहरा रहा है। आइए आपको देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा। डीडी न्यूज के शानदार और यादगार सफर के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। अपने इस ऐतिहासिक सफर के दौरान डीडी न्यूज ने एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक के रूप में नैतिकता, निष्ठा और निष्पक्षता का दामन कभी नहीं छोड़ा। खबरों को बिना सनसनीखेज बनाए पूरी सच्चाई के साथ दर्शकों तक पहुंचाना डीडी न्यूज का ध्येय रहा है। यही वजह है कि डीडी न्यूज को जहां दर्शकों का अथाह प्यार मिला, वहीं उनका भरोसा और विश्वास भी इस पर लगातार बढ़ता गया। इसका प्रमाण है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट 2022 और CSDS का सर्वे, जिसमें डीडी न्यूज को देश का सबसे भरोसेमंद समाचार चैनल बताया गया। 3 नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में बदलकर डीडी न्यूज को लॉन्च किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही अपने फलक को लगातार विस्तार देते हुए डीडी न्यूज समाचार प्रसारण के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्तमान में डीडी न्यूज 4 भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। इनमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत और सांकेतिक भाषाओं में समाचार शामिल हैं। न्यूज बुलेटिन और प्राइम टाइम शो के अलावा डीडी न्यूज खेल, स्वास्थ्य, सिनेमा, कला और संस्कृति समेत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर करंट अफेयर्स शो के साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर स्पेशल प्रोग्राम भी प्रसारित करता है। डीडी न्यूज समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण अवसरों और विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान ग्राउंड जीरो से विशेष डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन और प्रसारण भी करता है। गणतंत्र दिवस परेड या स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण हो, या देश के संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों और संस्थानों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चुनाव आयोग की कवरेज, डीडी न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इस दायित्व को भी बखूबी अंजाम देता है। खबरों में सच्चाई, विविधता और पत्रकारिता के उच्च नैतिक मानदंड को कायम रखते हुए डीडी न्यूज पिछले 21 वर्षों से न केवल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है, बल्कि उनका भरोसा और विश्वास जीतने में भी सफल रहा है। डीडी न्यूज की यही खासियत उसे तमाम निजी समाचार चैनलों से अलग और विशेष बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात अमेरिकी चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होगा। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अमेरिका के चुनावी माहौल पर बात करते हैं अमेरिका में मौजूद हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष से। शुभेंदु, अमेरिका में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। कौन से ऐसे राज्य हैं जिन पर दोनों पार्टियों के नेता अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं? देखिए, हम देख पा रहे हैं कि चुनाव का जो पूरा फोकस है, जो कैंपेनिंग का फोकस है, वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, पूरा फोकस कैंपेनिंग का स्विंग स्टेट्स पर है। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, यही तय करेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा अमेरिका का। नॉर्थ कैरोलिना में दोनों ने कैंपेनिंग की, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने जहां हम अभी हैं, जॉर्जिया, अटलांटा, यहां पर भी उन्होंने कैंपेनिंग करी।
स्विंग स्टेट इसलिए अलग है क्योंकि इन स्टेट्स में ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि उनका पूरी तरीके से रुझान किसकी तरफ है। हम जॉर्जिया का एक उदाहरण दें तो 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे और राष्ट्रपति बने थे तो जॉर्जिया ने उनको सपोर्ट किया था, और 2020 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो जॉर्जिया का वोट डेमोक्रेट्स को मिला था। इसी कारण से जो ओपिनियन पोल्स भी हैं वो भी बटे हुए हैं, बिल्कुल टक्कर की, कांटे की टक्कर बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में। इश्यूज की बात करें तो अब जो है जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्हीं इश्यूज पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं जिन पे उनको लगता है कि वोटर्स उनकी बात समझेंगे और उन कारणों से मोटिवेट होकर वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे। कमला हैरिस जो एबॉर्शन का सेंसिटिव इशू है उस पर पूरा जोर दे रही हैं। वो इस इलेक्शन को विमेन एम्पावरमेंट और जो महिलाओं का हक है अपने शरीर के ऊपर, उससे जोड़कर सामने रख रही हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षा का मुद्दा है जो कि इलीगल इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, उस पे पूरा फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि स्विंग स्टेट पे फोकस है और जो इश्यूज हैं अब भी वो बहुत नैरो डाउन हो चुके हैं ताकि अब कोई भी गुंजाइश ना हो कि वोटर्स के मन में कोई भी डाउट हो कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू उनके लिए क्या होना चाहिए। इसी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि कैंपेनिंग डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की। जी, तो शुभेंदु वैसे भी अब देखें तो स्विंग स्टेट्स पर ध्यान रहेगा, लेकिन 2 ही दिन बचे हैं, तो चुनाव के लिए सुरक्षा मतदान को लेकर कैसी हैं तैयारियां? देखिए, जैसे जैसे चुनाव का दिन निकट आ रहा है वैसे ही एक टेंशन सी, एक जो एंग्जाइटी है वो बढ़ रही है लोगों के मन में। 2020 में जैसी घटना घटी थी कैपिटल हिल पे, लोग नहीं चाहते कि वैसी कोई घटना दोबारा घटे, लेकिन जो पोलराइजेशन हुआ है इस इलेक्शन में वो जो है इससे पहले कभी देखा नहीं गया। दोनों ही कैंडिडेट इस तरह की बात करते हैं कि अगर अगला जीता तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़े नुकसान की बात होगी। इसी कारण से कोई भी जो चांसेस है वो यहाँ के अथॉरिटीज लेना नहीं चाहते। सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त हैं। इससे पहले इतनी सिक्योरिटी जो पोलिंग स्टेशन है, जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए नहीं करी गई। कैंडिडेट्स के ऊपर तो सिक्योरिटी का हमेशा फोकस रहता था, लेकिन इस बार पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग ऑफिशियल्स पे भी काफ़ी फोकस है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है काफ़ी तरीके से। बुलेट प्रूफ ग्लासेस जहाँ तक पॉसिबल हो जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे की जा रही है। तो सिक्योरिटी के मद्देनज़र कोई भी चांस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेना नहीं चाहता। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि वो किसी भी कारण से अगर कोई घटना घटती है तो उसको टैकल करने के लिए बिल्कुल जो है तैयार रहें। खासकर जो इलेक्शन फ्रॉड को लेकर बात की गई है, जब डोनाल्ड ट्रंप उसकी बात करते हैं तो उससे एक जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें एक नर्वसनेस तो आ जाती है। पोल अथॉरिटीज़ कहते हैं कि वो पूरी तरह से सशक्त हैं फेयर पोलिंग कराने में, लेकिन जब कोई लीडर ऐसी बात करते हैं तो फिर डाउट जो है उनके सपोर्टर्स के मन में ज़रूर आ जाता है कि अगर किसी कारण से कोई भी लीडर हारा तो क्या उसका कारण वोटर फ्रॉड है। तो इस कारण से जो है सिक्योरिटी पे खासा फोकस है ताकि इलेक्शन का जब रिजल्ट आए जिसमें कि एक कैंडिडेट को तो जीतना ही है और एक को तो हारना ही है, सिक्योरिटी की कंडीशन, सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट खराब ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु हमारे साथ अमेरिका से जुड़ने के लिए। तो अमेरिका में चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है और आइए अब खेल जगत की बात कर लेते हैं। खबर क्रिकेट के मैदान से। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य रखा है और जवाब में भारत ने इस वक्त के हिसाब से 7 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना लिए हैं। तो क्या भारत ये लक्ष्य हासिल कर पाएगा 147 रन का, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।